वी हैव कवर्ड दिस आर्टिकल सेवरल टाइम्स। तो मानसी इसको बस एसेंस बता दो ओवरऑल। हाँ, मैं यहाँ पे बस जो मेन सब हेड्स हैं कि एक तो ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स मॉरेटोरियम, इंडिया का स्टैंड क्या है कि ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो लेवी किए जाने चाहिए, सो दैट एक प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जो कंट्रीज लाइक ई कॉमर्स कंपनीज, बिग टेक कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इंडिया में अपना रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इंडिया के पास ही वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पैसा आना चाहिए। एंड ट्रिप्स की हम बात करते हैं तो ट्रिप्स में भी एक नॉन वायलेशन कंप्लेंट बेस्ड, तो इंडिया भी चाहता है कि इसके ऊपर जो नॉन वायलेशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट का वायलेशन नहीं हो रहा है बट जो कंप्लेंट्स है रिलेटेड टू ट्रिप्स, उस पे मॉरेटोरियम लगना चाहिए। तो एक ये स्टैंड है। एंड देन हम बात करते हैं थर्डली पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इंडिया बोलता है कि परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, वी कांट कैरी इट फॉरवर्ड जिस तरीके से अभी हिस्टोरिकली करते हुए आए हैं इसको। तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, 10% जो लिमिट है ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। देन फिशरी सेक्टर की बात हुई तो फिशरी सेक्टर के रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है सब्सिडीज के रिगार्डिंग, कि सब्सिडीज प्रोहिबिट की गई हैं फिशरी सेक्टर पे, बट अगेन इंडिया इज अगेंस्ट दिस। क्योंकि फिशरी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं कि कितना लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है फिशरीज, वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो सब्सिडीज जो हम प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो प्रॉपर टाइमली बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए एंड जॉइंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें फ्रैगमेंटेशन नहीं देखने को मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। और कुछ डेटा अगर हम देखें तो WTO represents 166 countries are the members, 98% of the global trade। so ये important है, 98% almost we can say 100% तक रेगुलेट WTO कर रहा है। वैसे इंपॉर्टेंट है। बाकी एफ्टा के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, इंडिया एफ्टा डील जो साइन हुई है। तो डी नोटिफिकेशन राइनो हैबिटेट, असम गवर्नमेंट इसको करना चाहता था डी नोटिफाई, बट सुप्रीम कोर्ट हैज स्टॉप दिस। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे इशूड दिस नोटिफिकेशन 1998 में। दे दिस वाज नॉट कंसल्टेड विद कैबिनेट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो प्रोटेक्टिंग दी राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड वन हॉर्न राइनोज हमें इंडिया में मिलते हैं एंड दीज आर नॉट एंडेमिक टू इंडिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी इज देयर इन असम, आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल, राइट औशिक? यस। ठीक है। 4,000 और के आसपास आएंगे, 4,000 के आसपास। ये हम्म देखना। तो पैनल बनाया गया था डी नोटिफिकेशन के लिए, तो वही सारा कि आपने कंसल्ट नहीं किया कैबिनेट से, तो दीज आर द लूप होल्स। और कुछ फैक्ट्स ही है यहाँ पे। तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो उनकी परमिशन भी इंपॉर्टेंट है अगर आप डी नोटिफाई करना चाहते हो। सो आई थिंक ये जो पावर है कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के पास लाई नहीं करती है, तो कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है विद द सेंटर। हम्म। नेक्स्ट, R&D इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें बोला जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, R&D मतलब सिर्फ रिसर्च PhD देना नहीं होता है। ओवरऑल रिसर्च पेपर कैसा हो, क्वालिटी कैसा हो उसका, और उससे जो लैब टू लैब टू मार्केट हो पा रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक वायबिलिटी हो पा रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर उसका कितने लोग पॉपुलेशन है स्टेम में, जेंडर इक्विटी उसमें है कि नहीं, ओवरऑल ये डिसाइड करेगा कि इंडिया R&D पावर है कि नहीं। अगर देखा जाए रिसर्चर में तो इंडिया बहुत कम है, 262 रिसर्चर पर मिलियन, एज कम्पेयर टू जापान 5,000, साउथ कोरिया 9,000। पब्लिकेशन आउटपुट में भी देखा जाए तो 3 लाख पब्लिकेशन है, जो US कंपैरिजन में 15 लाख, चाइना 9 लाख। तो इंडिया सिक्स रैंक पे रिगार्डिंग द पेटेंट ग्रांट। तो इंडिया इज सिक्स रैंक इन पेटेंट। शेयर ऑफ GDP डेडिकेटेड टू R&D, इट इज फॉलोइंग बिहाइंड मेनी डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, 0.64% है। बाकी चाइना का 2.4, जर्मनी का 3, अप्रोक्सीमेटली डेवलप कंट्रीज का 3% से ज्यादा है
ऐसा बोल सकते हैं। तो इंडिया का कम है। रिसर्च में भी देखा गया है तो 3 लाख पब्लिकेशन है जो बढ़ना चाहिए। पेटेंट सिर्फ 30,000 हुआ है, तो उसमें 3 डेटा अभी तक में हुआ। एक तो 0.67%, डेवलप कंट्रीज का 3.3% से ज़्यादा। इंडिया पब्लिकेशन में 3 लाख है, और रिसर्च जो पेटेंट ग्रांट है वो 30,000 है, जस्ट उनका 1/10। और मोस्टली जो रिसर्च है इट इज ड्रिवन बाय इंडिया में हायर इंस्टीट्यूशन, और हायर इंस्टीट्यूशन मोस्टली इंडिया में जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है वो इट इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 43%, स्टेट गवर्नमेंट 6.7%, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 8.8%। उसमें भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं। तो मोस्टली इंडिया में रिसर्च है इट इज ड्रिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? तो CISR उनके जो लैब्स है वो करते हैं, ICAR उनके जो लैब्स है वो करते हैं, और भी जो नेशनल बायोटेक से जो होंगे, एक एक कमिटी है इंडिया में, एक बोर्ड है, वो भी करते हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ड्रिवन, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन 50% अप्रोक्सीमेटली, अगर ऐड करोगे तो 50% हो रहा है। तो गवर्नमेंट में 50% अप्रोक्सीमेटली वो ड्राइव करते हैं R&D में। बाकी प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 36%। बाकी इसमें इंडिया इन्वेस्टमेंट। में जो हाँ। बोला जा रहा है, हाँ, हम्म। R&D उसमें भी इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो DRDO, स्पेस, ICAR, डिपार्टमेंट एटॉमिक, और बाकी सब बहुत कम है। तो उसमें भी एक तरह इक्विटी नहीं है, सबको एक जगह ज्यादा पैसा डाल रहे हैं एक सब बिग इंस्टीट्यूशन में, रादर देन स्मॉल स्टेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी एक सेक्टर। बोलो हाँ। आई वाज जस्ट सेइंग कि इंडिया में R&D इकोसिस्टम क्रिएट करने की ओवरऑल बात की जा रही है, तो इसमें रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उनका R&D एक्सपेंडिचर और इंक्रीज होना चाहिए, एलोकेशन इंक्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड इसके अलावा नॉलेज ट्रांसफर को फैसिलिटेट करना, तो इनोवेशन को जैसे हम बूस्ट करने की बात करते हैं इंडिजिनाइजेशन में, तो R&D क्रिटिकल हो जाता है। और हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो टू क्लोज दिस एग्जिस्टिंग गैप इन डिमांड्स डुअल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना टू फोर्टिफाई द एकेडमीज रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वी टुक द इनिशिएटिव ऑफ नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। तो स्टार्टअप सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इनोवेशन के साथ। इसके अलावा वी आर सीइंग की अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, दिस वाज created under this act, so it is a statutory body. So government's dedication to catalyzing research. Legislatively we are seeing कि STEM sector को boost करने की बात कर रहे हैं, women participation increase करने की बात कर रहे हैं। एंड तो हायर एजुकेशन में भी कैसे R&D वहां से स्टार्ट किया जा सकता है एक्चुअली, तो रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इवन इन टर्म्स ऑफ बजट एलोकेशन ऑल्सो रिसेंट बजट में वी सॉ थोड़ा सा इंक्रीज किया गया इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट एलोकेटेड। तो एक तरीके हम्म। से जैसे हम PLI स्कीम की बात करते हैं, तो वहां पे भी फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और इंक्रीज हो। तो यहाँ R&D में भी हम इंसेंटिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से, जो पब्लिक सेक्टर का रोल है, तो प्राइवेट सेक्टर लेड रिसर्च को कैसे हम प्रमोट करें। नेक्स्ट। तो 3 मंथ्स ऑफ गुड गवर्नेंस छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो बाय 2047 there's this vision document. So focus on pillars of development. So the acronym that is being used is GYAN. GYAN means poor, youth, farmers and women, जिनको हम forecast के फॉर्म में भी जानते हैं। तो attain swift economic advancements, implementing technology driven good governance और transparency increase करना। तो 4 pillars अगर हम बोले, टर्शरी सेक्टर सर्विसेज सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है, IT सर्विसेज फैसिलिटेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करना, ट्रेडिशनल ट्रेड को और फॉस्टर करना, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, एंड कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डेटा देखें,
सो ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पे जैसे ऑर्डिनरी फैमिलीज टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एट हाफ प्राइसेस, तो एक तरीके से ये हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। देन एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में इंक्रीज की गई है 5 years। ₹10,000 will be given annually to handle the agricultural laborers under the Deen Dayal Upadhyay Kisan Mazdoor Yojana। ऑनलाइन परमिट एंड अप्रूवल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें, और नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ फ्री वाटर और ये सब। पीएम किसान की हाईलाइट अगर बोल दो। पीएम किसान में मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीज हैज बीन ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स थ्रू डीबीटी। तो 11 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट्स में द बेनिफिट्स हैज बीन गिवन। 3 करोड़ वुमेन फार्मर्स हैव बीन बेनिफिटेड। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम पीएम किसान। 85% से ज्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचे हैं एंड देव रिसीव, जैसे कि जो फाइनेंशियल अमाउंट फिक्स्ड है एनुअली ₹6,000 पर ईयर, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इनको ट्रांसफर किया जाता है। एंड इवन ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी वी आर हैविंग सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क। एक जगह पे ही आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्या है? लैंड होल्डिंग फार्मर्स, 1 member इन अ फैमिली, अकॉर्डिंग विद द स्कीम्स ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो बाकी हैं। एंड ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो, तो कॉमन सर्विस सेंटर पे भी आप रजिस्टर वहां पे जाके करा सकते हो। तो इंडिया में देर आर मोर देन 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। कैरी और लैंड रिकॉर्ड्स एंड आधार, तो इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स में जैसे बोल रहे तो कैरी और लैंड रिकॉर्ड्स, तो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दैट कैन बी इंटीग्रेटेड हेयर विद पीएम किसान। कीवर्ड इसमें और भी है, पीएम किसान पोर्टल, किसान ई मित्र, एआई चैटबॉट सर्विसेज। लैंड बोर्ड, हाँ। अब इसमें क्या होगा, ग्रीवांसेस जो भी होगा वो रिड्रेस कर सकते हैं सिंपल में। तो ऐसा चैटबॉट सर्विस सिर्फ किसान में नहीं होना चाहिए, पीएम किसान में बाकी जगह में होना चाहिए। किसान ई मित्र, ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हम्म। अप्लाई कर सकते हैं, एसएसजी में अप्लाई कर सकते हैं, लोन मुद्रा लोन सब जगह में। और इसमें एक और है कि लैंडलेस फार्मर को नहीं मिलता है पीएम किसान, ओनली लैंडेड फार्मर। कुछ कि छोटे से लैंड भी रहेंगे उनको मिलेगा, लैंडलेस को नहीं मिलेगा। ये फर्क है राइतु बंधु स्कीम तेलंगाना के और इसमें। लैंड होल्डिंग फार्मर एलिजिबिलिटी, नो लैंड, नो लैंडलेस फार्मर के लिए नहीं है, ओनली 1 मेंबर। हम्म। कॉमन सर्विस सेंटर एक और कीवर्ड है यहाँ पर, और लैंड रिकॉर्ड आधार। कॉमन सर्विस सेंटर 4 लाख इंडिया में। एक सर्विस सेंटर है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है, कंप्यूटर होता है, और एक टेक्निकल लोग बैठते हैं उसके अंदर में। अब वो आप जा करके आप स्कीम्स, जो भी स्कीम्स है, ग्रीवांसेज है, ट्रेन का टिकट कटवाना है, ऑनलाइन खरीदारी करना है, फिर हर एक चीज माई गॉव में आके अप्लाई करना है, कंप्लेन करना है, हर एक चीज उसमें अवेलेबल होता है कॉमन सर्विस सेंटर, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर में हर एक स्कीम। कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही सिर्फ स्कीम होगा, यही सिर्फ चीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो साइबर कैफे एक तरह से क्लोज टू साइबर कैफे गिवन बाय द गवर्नमेंट बोला जाता हाँ, एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट का साइबर कैफे बोल सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स को। है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रन। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात हो रही है, तो ये स्कीम में वी आर सीइंग कि अगेन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। सो हम कैसे अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के रिवाइवलिज्म को, सर्वाइवल को और उसको नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं थ्रू दिस स्कीम ऑफ पीएम विश्वकर्मा। तो बेनिफिट्स क्या हैं? डिजिटल है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक आपका प्रॉपर आईडी कार्ड होगा, तो उसके थ्रू ही आप पूरा जो ऑपरेशन है वो हो सकता है थ्रू योर सिंगल आईडी। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, स्किल्स अपग्रेडेशन हो रहा है एंड स्टाइपेंड फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है ₹500 पर डे। टूल किट प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है कि जो रॉ मटेरियल्स टूल किट होते हैं, वंस आपके पास जो स्किल्स आपने अपग्रेड कर लिया, फिर अगर आप लाइक आपने कुछ नया सीखा है तो उसके बाद आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, तो उसके लिए टूल किट है, ₹15,000 प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके लिए कोलेटरल फ्री लोन्स भी है ₹3 लाख फॉर द विश्वकर्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ₹3 लाख का लोन दिया जा रहा है। एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर आप करोगे तो इंसेंटिव्स हैं। तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है प्रॉपरली, लाइक जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं क्वालिटी उनकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वी आर अडेयरिंग टू दैट, चाहे लाइक जैसे बास्केट मेकिंग हो गया या पॉटर्स जो पॉट्स बनाए जाते हैं,
स्टोन ब्रेकर, स्मैश एंड बाबर। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, दैट इम्पोर्टेंट। एंड फिशिंग नेट मेकर तो इज इम्पोर्टेंट। तो ब्रांडिंग पे फोकस करना, एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करना। तो एक तरीके से ये होलसम पैकेज है कि हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कॉमन सर्विस सेंटर्स इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। So space to pivot. Clarity over trajectory of food inflation could pave the way for rate cut by the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee, 6 members are there, 3 are appointed by the government, 3 from the RBI. And यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री ऑफ फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो इन्फ्लेशन की क्या परफॉर्मेंस रही हिस्टोरिकली, फिर आगे उसके बेसिस पे जो हम फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में स्पेसिफिकली यहाँ खाली फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो फिर क्या डिसीजन लिया जा सकता है, वो बस वही बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखें कि फूड प्राइसेस वेजिटेबल्स में दे हैव एलिवेटेड अप टू 30% लेवल पे चल रहे हैं, पल्सेस ऑन प्रोडक्ट्स 20%, तो हायर लेवल पे है। टॉप प्रोडक्ट्स भी उनके प्राइसेस और सर्ज हो रहे हैं। तो ये एक स्मॉल एस्पेक्ट है फूड इन्फ्लेशन का, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ डिमांड साइड की वजह से नहीं फ्लक्चुएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सप्लाई साइड फैक्टर्स भी इक्वली इम्पैक्ट करते हैं, आई वुड से ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं फूड इन्फ्लेशन पे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो डिसीजंस होते हैं, हमने बात करी है कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन को कंट्रोल रेगुलेट करने में ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होते हैं। तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है, तो दे रिलीज दिस डेटा ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रिटेल इन्फ्लेशन हम करते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, यहाँ पे हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में अगेन फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस इसका पार्ट होते हैं, कोर इन्फ्लेशन में ये इसका पार्ट नहीं होते हैं। तो कंज्यूमर के ऊपर जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तरीके से लाइक एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग एमपीसी के लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है। एंड वी एक्सपेक्ट कि इन्फ्लेशन टू ट्रेंड लोअर। सो बाकी और हमें इस साल के लिए क्लैरिटी और मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कि कितना प्रोडक्शन और इंक्रीज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अगेन आईएमडी फोरकास्टिंग फॉर द मॉनसून। अगर एल नीनो और वीकन होगा तो दैट वुड बी अगेन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर अस। नेक्स्ट, Ashik, you can just summarize this one in short. इसमें अगर बोलना चाहिए तो बेंगलुरु वाटर क्राइसिस, तो रैपिड अर्बन कंस्ट्रक्शन, स्पीड कंस्ट्रक्शन के कारण वी हैव सीन द बैंगलोर में मोस्ट ऑफ द जो लेक्स है दे हैव बीन रिक्लेम्ड। जो रियल एस्टेट माफिया और पॉलिटिकल नेक्सस है उसके कारण नहीं, जो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, क्योंकि बैंगलोर जो है वहाँ पर थोड़ा बारिश कम होता है और इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन कावेरी वाटर एंड ऑल्सो ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर वहाँ कम है, तो कावेरी वाटर भी एक तरह से कर्नाटक को लेस मिलता है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु। तो ओवरऑल चैलेंजिंग टास्क है। मिडिल क्लास हैज बीन टोल्ड टू इंस्टॉल वाटर मीटर, लेकिन वाटर ही नहीं है। तो ये पहले सोचना चाहिए था कि अगर आप 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से सस्टेन कर सकते हैं तो वहां पर 1 लाख 1 करोड़ 25 लाख पीपल कैसे सस्टेन कर सकते हैं। उसके लिए उनको करना चाहिए था ग्राउंड वाटर स्टोरेज मैकेनिज्म, फिर वाटर मीटर पहले इंस्टॉल करना चाहिए था, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए था पहले, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फंड करना चाहिए था, अर्बन फॉरेस्ट्री करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो वी नीड लॉन्ग टर्म थॉटफुल सोल्यूशन, कैसे इंडियन वाटर रिजर्व को बढ़ाए, एक्वाफायर रिचार्ज करें। तो ये तो अभी प्रॉब्लम हो गया, आ चुका है, ये आने वाला भी नहीं है, हो चुका है। लोग बाहर जा रहे हैं होटल्स में, होटल से पानी लेके आ रहे हैं, स्विमिंग पूल से पानी निकाल के वो घर पे रख रहे हैं। उनको बोल रहे का मत नहाइए, परफ्यूम खरीदिए। फिर जो भी लोग रह रहे हैं वो बोल रहे कि जो बच्चे को बोला जा रहा है स्कूल में कि आपको जहाँ जोर से टॉयलेट लगेगा तभी आगे टॉयलेट करें, उससे कम यूज होगा वाटर का। तो ये स्थिति है इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, वो बोल सकते
एंड ऑल्सो नेक्स्ट। इसमें सिर्फ एक ही सोर्स है जो कि कावेरी रिवर है, वो भी बैंगलोर से 100 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट दूर लोकेटेड है। तो जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून मानसून में डेफिसिट होता है, तो जो वाटर लेवल है रिजर्वॉयर्स के वो भी बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। एंड पूरे कर्नाटका की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 7,000 विलेजेस हैं जो कि वाटर क्राइसिस के रिस्क पे हैं। हम्म। तो नेक्स्ट वी आर सीइंग टॉकिंग अबाउट कैसे, जैसे हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं कि उसमें कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ या फिर मैक्सिमम शेयर जो है लोगों को कंफर्टेबल लगता है कि आप इक्विटीज को इजीली बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो लोगों को ज्यादा पता है इक्विटीज के बारे में। बट अब हमें काउंटर ग्रोथ देखने को मिल रही है या पैरेलल ग्रोथ देखने को मिल रही है रीट्स, इनवाइट्स और म्युनिसिपल बॉन्ड्स में। मतलब कि इंडिया की जो बॉन्ड मार्केट है उसमें हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बॉन्ड्स में। सो क्वेश्चन यही उठता है कि कितना बड़ा साइज इसका ग्रो हो सकता है कंपेयर टू इवन इक्विटी मार्केट। अगर हम बात करें तो आज के टाइम में इक्विटी मार्केट का जो कैप है या जो साइज है, मार्केट वैल्यू है, इट इज अबाउट 1 टाइम ऑफ द जीडीपी। मतलब जितनी जीडीपी है उतना ही इक्विटी सेक्टर का साइज है। तो इवन जो बॉन्ड मार्केट है, दिस इज ऑल्सो बिलीव्ड कि ये भी इतना बड़ा ग्रो हो सकता है। तो जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है बॉन्ड मार्केट में इंडिया में ज्यादा है। एंड इसके अलावा वी सी कि फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट, फ्रैक्शनल ओनरशिप आपकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी तो वहां पे अगेन एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज्यादा होगा, जो कि अगेन इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है हमारी ग्रोथ के ऊपर, जैसे हम फोकस भी कर रहे हैं, डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर्स बना रहे हैं या डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, ये सब ओपन अप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। और अगर हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से भी आज के टाइम में कंपेयर करें तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू ज्यादा है। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकी डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसलिए दे आर एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर। एंड रेगुलेशन की, ट्रांसपेरेंसी की जहां तक बात आती है तो इक्वली जो चेयरपर्सन है सेबी की, माधवी पुरी पूछ, उनका कहना ये है कि हम फोकस कर रहे हैं कि टाइमली डिस्क्लोजर्स हो, ट्रांसपेरेंसी हो एज फार एज द परफॉर्मेंस ऑफ दीज द बॉन्ड मार्केट इज कंसर्न, सो दैट रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रहे और जो मोमेंटम ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। तो बस नेक्स्ट। हमें एक ही फेयर आइडिया होना चाहिए कि साइज कितना है कंपेयर टू द जीडीपी इक्विटी का, और कितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस है फॉर द बॉन्ड्स मार्केट टू ग्रो। तो ई कॉमर्स सेक्टर में बात हो रही है कि स्पेसिफिकली एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को और प्रमोट करने के लिए जो रेगुलेशंस है उनको और डाइल्यूट और सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी वी सी द रोल ऑफ नीति आयोग एंड फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है, दे हैव सजेस्टेड दिस थिंग सो दैट अगेन एमएसएमई सेक्टर की, या जो हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, तो एक ये मेथोडोलॉजी कैसे एक्सपोर्ट्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो while China exported $200 billion worth of goods through e-commerce 2022 में, India could export only $2 billion। चाइना में $200 billion, इंडिया $2 billion। तो ये जो रीजन ऑफ गैप है यही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने कम्बरसम हैं, इतने लाइक कंप्लायंस बर्डन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बर्डन के साथ जो टाइम है, कॉस्ट है, वो भी ज्यादा लगता है। तो दिस इम्पैक्ट्स द एक्सपोर्ट्स एंड particularly इसमें बोला challenging जा for रहा है कि एक लाइन में कि non-exporters also। सिंगल नेशनल ट्रेड पोर्टल होना चाहिए, अगर बोला जाए ओवर हाँ। फॉर अप्रूवल एंड कंप्लायंस, कि आसानी हो जाए बाकी लोग के लिए कि आप इस्टेब्लिश करे जाइए और आपको एक्सपोर्ट करने का मौका मिल जाए। इवन डेटा की भी जब हम बात करते हो तो डेटा भी एक इंटीग्रेटेड, हमारे पास डेटा नहीं है जो ओवरऑल पूरी पिक्चर को बताए। तो एमएसएमईज आर सेट टू अकाउंट फॉर 38% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो मतलब 38% शेयर काफी बड़ा है, कॉन्ट्रीब्यूट 45% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। सो हम्म। एमएसएमई सेक्टर या एसईजेड्स की हम जब बात करते हैं तो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो ओवरऑल कंप्लायंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने की बात की जा रही है।
and we can compete export markets में where all can we compete with the help of the MSMEs, तो handicrafts, handloom, textiles, आयुर्वेद, हर्बल सप्लीमेंट्स, मतलब जो इंडिया की इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हम बात करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज में हमारी एक्सपर्टीज, जो एंडेमिक एक इनोवेशन हम बोल सकते हैं, तो वहां पे वी कैन compete internationally as far as the exports is concerned। तो इसकी इन सेक्टर की भी ग्लोबल डिमांड इज क्लोज टू $340 बिलियन। सिर्फ एमएसएमई इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। यू कैन इमेजिन, चाइना का ओवरऑल $200 बिलियन है, इंडिया का एमएसएमई पोटेंशियल $340 बिलियन। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द बेंगलुरु ड्रीम, जैसे प्रवेश यू कैन ऐड इन द वाटर क्राइसिस पार्ट कि डिजास्टर मैनेजमेंट में एक मैसेज होता है वाटर कंजर्वेशन अलर्ट, वो दिया जा रहा है पहला। दूसरा कि ओवरऑल इट इज कोलैबोरेटिंग विद द हाउसिंग सोसाइटी टू इंस्टॉल वाटर सेंसर और डिजिटल वाटर मीटर टू मॉनिटर द कंजम्पशन। तीसरा बोल सकते हैं कि वाटर लिटरेसी जो सोसाइटी के अंदर में जो उसको बढ़ाना चाहिए। तो पीपल मस्ट नो कि सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, कैसे कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्शन कैसा होता है। तो एक सिटीजन चार्टर टाइप जल बोर्ड में होना चाहिए। जल बोर्ड का मैसेज कम से कम पेपर में, न्यूज़पेपर में निकलना चाहिए कि ऐसा होता है प्रोसेस, आप कम यूज करें पानी को और आप रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो लेक रिजुविनेशन इज वेरी क्रिटिकल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, interlinking of lakes, reclaiming of the lakes, sewage treatment plant should be revived. All these things are needed to वापस से जो रेजुनेट करना है बेंगलुरु ड्रीम ने, तो फिर लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर जो बेंगलुरु में वो इट विल बी इम्पैक्टेड बाय द वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट, यू हैव ये डिस्कस दिस वन। कवर है, बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो नया एलिमेंट की बात हो रही है वो यही है कि हमें पॉलिसीज और रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग और ट्रांसपेरेंटली और जल्दी लेके आना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम बात करते हैं तो कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, यूरोप वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को। तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और they're pooling their money into bitcoins, taking very critical pools of resources। तो अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि क्या इंडिया यहाँ पे भी विल अगेन मिस द बस, जो अपॉर्चुनिटी अभी एग्जिस्ट करती है हमारे पास। बिकॉज ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो डेफिनेटली in terms of savings also, though how we can convert those savings into investments, and cryptos can play an important role there। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इवन कैपिटल मार्केट की भी, तो वी शुड हैव अ प्रॉपर विजन डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी नेक्स्ट 10 to 20 years में, हाउ वी सी आर कैपिटल मार्केट टू ग्रो even in terms of regulation or all of that। ठीक। नेक्स्ट, फर्स्ट चिप फ्रॉम टाटा प्लांट टू बी आउट इन 2026। एक गुजरात का बात हो रहा है यहाँ पे, धुलेरा प्लांट। और वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि क्यों टाटा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ओवरऑल। हाँ टाटा सानद गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स। में, हाँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर in meeting the demands of the critical infrastructure in the country. Total investment 1.26 लाख करोड़। बाकी सब जो इन्वेस्ट करेंगे 3 चिप प्लांट्स। नेक्स्ट, वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू बोस्टर यूके उत्तराखंड रूरल इकोनॉमी। आइसोलेटेड बॉर्डर विलेज होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और बॉर्डर मैनेजमेंट में यूज किया जाएगा उसको। सोशो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी प्रमोट किया जाएगा। प्रिवेंट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज। तो फिर इको टूरिज्म और बाकी सब फैसिलिटी, रोडवेज, डिफेंस, उससे फायदा होगा। होम स्टे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टूरिज्म पर्सपेक्टिव इन द उत्तराखंड। क्यों? होम स्टे से क्या होगा कि ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है इन द रियल स्टेट सेक्टर उत्तराखंड में, जिसके कारण जो सिस्मिक जोन में जो प्रॉब्लम होता है, लैंड सब्सिडेंस होता है, चमोली डिजास्टर फॉर एग्जांपल, वो सब कम हो सकता है। होम स्टे में ऑलरेडी बना हुआ घर है, इसको आप रेट्रोफिट कर दीजिए और उसमें रह सकते हैं, और एक लोकल हेरिटेज कल्चर प्रमोट हो सकता है इससे। स्पिरिचुअल टूरिज्म इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यूपी इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द सॉफ्ट पावर, इंटरनेशनल फिल्म सिटी।
जहाँ पर VFX, शूटिंग, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी वो किया जाएगा। मुंबई में जो मोनोपोली है वहां पर जो माफिया कल्चर कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी और बाकी जो वर्ल्ड वाइड जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसका इम्पैक्ट होता है, तो उसको शिफ्ट करने के लिए इंटरनेशनल फिल्म सिटी एक रोल प्ले करें। डाइवर्स ओपिनियन रहे, डाइवर्स व्यू पॉइंट रहे ऑल ओवर इंडिया का, rather than meeting only the urban perspective in the Bollywood. सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस में भी साउथ एशिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है कानपुर के अंदर में। और कानपुर, लखनऊ, झांसी, इट विल बी अ डिफेंस कॉरिडोर। तो कभी अगर बात किया जाए डिफेंस कॉरिडोर इन इंडिया, तो आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी। RRTS भी इंपॉर्टेंट रोल है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, टू इनहांस क्रूज सर्विसेज। क्रूज सर्विसेज से क्या फायदा होगा? पहली बात, इन रेवेन्यू जनरेशन होगा, अफोर्डेबल टूरिज्म प्रमोट होगा अलोंग द कोस्ट, अलोंग द रिवर बैंक। रिवर बैंक जब रीडेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है विद रिस्पेक्ट टू वाराणसी, अयोध्या एक्सेट्रा, तो उसे टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा, इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी को मैंडेट ज्यादा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा ड्रेजिंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सिल्ट हटा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन परस्पेक्टिव। तो ओवरऑल ये 2 to 3 एरियाज इन यूपी। ओलंपिक शटलर भाटिया पासेस अवे, विंग कमांडर सतीश भाटिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड टाइटल मिला था इंडिया बेस्ट इन 1968 देहरादून। ओके, तनिष अश्विनी पेयर एंड लक्ष्य एडवांस, वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शटलर लक्ष्य सेन, अब याद हो गया नाम, इन वेरियस टाइम वी हैव रिपीटेड। रविंद्र becomes the youngest to win Sir Richard Hadley medal. We have finished. Now coming to the conclusion part, we discuss about the substandard medicine or fake drugs and how to tackle it. Regarding the simultaneous selection, plus and minuses in long term, जब report आएगा we will discuss. Higher engagement में concept alert, curiosity, attentive to the child, cognitive development along with the engagement between the teacher and student. लर्निंग आउटकम फोकस करना चाहिए रादर देन रॉट लर्निंग। 70% प्रैक्टिस, 30% थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड रिलेशन, हाई क्वालिटी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट ऑटोनॉमी फॉर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो राइट टू एजुकेशन से राइट टू लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। वी डिस्कस दैट। ASCR रिपोर्ट प्रथम सर्वे, आयशा रिपोर्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कर्नाटक सिविल इंजीनियर बिल बात करता है कि जो स्टैंडर्ड है इन द कंस्ट्रक्शन स्पेस, डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, वो सिक्योर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। बाकी ग्लोबल प्रैक्टिसेस में भी किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जगह बोला जाता है कि हर जगह आप नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो रादर देन रेगुलेटिंग द सिविल इंजीनियर उनका डिग्री और बाकी सब स्टैंडर्ड, यू शुड रेगुलेट द प्रोटोकॉल इंस्टिल फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ब्रिज के लिए अलग, फायर कोड सेफ्टी के लिए अलग, बिल्डिंग्स के लिए अलग, हिल एरिया के लिए अलग, प्लेन्स के लिए अलग। देन PM सूरज पोर्टल फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी, एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन है, वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं सब्सिडी एंड स्कीम्स। थर्ड स्टेज रिएक्टर इंडिया में, तो सेकंड स्टेज कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो फर्स्ट स्टेज प्रेशर हेवी वाटर, सेकंड फास्ट ब्रीडर, थर्ड में थोरियम बेस्ड हो गया। सब में ट्रांसफर होता है। दो कॉन्सेप्ट डिस्कस, फिसाइल एंड फर्टाइल। फिसाइल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल में, फर्टाइल इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल फॉर इट कैन बी यूज्ड। दूसरा की कॉन्सेप्ट है क्लोज फ्यूल साइकिल। इंडिया यूज करता है जो स्पेंट फ्यूल होता है उसको वेस्ट नहीं करता है, वो उसको यूज करता है वापस से फॉर द न्यूक्लियर पावर रिएक्शन। इंडिया में अभी जो 6.7 गीगावाट है वो लॉन्ग टर्म में 22 गीगावाट करने की कोशिश कर रहे हैं। और टू इंक्रीज एफिशिएंसी यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। डेविन फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेविन नाम है उसका, ऑटोनोमस। वो पूरे सॉफ्टवेयर जो जॉब्स है उसको एक तरह रिप्लेस कर सकते हैं। PyDay we discuss role uses in the various mathematical model और कंस्ट्रक्शन कहाँ यूज कर सकते हैं। जजेस एंड ब्यूरोक्रेट से देखा जाए तो दो की कॉन्सेप्ट था कि ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ CAG इलेक्शन कमीशन और बाकी सबके लिए कि आप अवेल नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन जजेस और
जो बाकी लोग ब्यूरोक्रेट है, दे कैन ज्वाइन पॉलिटिक्स, ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रूल बनाइए लेजिस्लेचर को, ईसीआई ने भी बोला 2021 में कि आप बनाइए, 2012 में कि बनाइए, और मैंडेट किया कि बोला कि 2 साल होना चाहिए कम से कम एक बफर पीरियड। अल्फा ज्योमेट्री ऐसा एआई है जो ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट में वो सॉल्व कर सकता है और रिप्लेस कर सकता है पूरे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो मैथमेटिकल मॉडल है उनको भी। वो स्पीड करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस, मोर अफोर्डेबल, मोर सिक्योर, मोर सेफ्टी प्रमोट कर सकता है। दूसरा, थ्योरेटिकल लिमिट्स ऑन द सोलर सेल कैपेसिटी, 100% कभी ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम द लाइट एनर्जी। तो इसमें रिसर्च बात कर रहे हैं कि कैसे हम 30-25% अभी एफिशिएंसी उसको 100% किया जाए। तो बैंड का नाम है शॉकले क्वेजर लिमिट। बैंगलोर से डब्ल्यूटीओ से बात की तो कीवर्ड ई कॉमर्स मोरेटोरियम, इंडिया बात करता है वो हटना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, ट्रिप्स का हो गया। फिर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग 10% से ऊपर, परमानेंट सोल्यूशन, फिशरी को सब्सिडी में डालना चाहिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट में बढ़ाना चाहिए मेंबरशिप का, और ज्वाइंट इनिशिएटिव। फिर आर&डी में बात हुआ, फोर की डेटा 0.64% इंडिया का है, डेवलप कंट्री 3% मोर है। उसका रिसर्च आउटपुट में 3 लाख अराउंड पेपर पब्लिशिंग है इंडिया का, जो 6 पोजिशन पर है, पेटेंट में 30,000, 1/3 है, 1/10 है। इन्वेस्टमेंट आर&डी का इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ड्राइवन, इट इज ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट 50%, अप्रोक्सीमेटली 36% बाय द प्राइवेट सेक्टर। उसमें भी डिवीजन होता है, तो डीआरडीओ सबसे ज्यादा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सबसे ज्यादा है। तो क्या हम लोग काम कर रहे हैं, दो एरिया बात हुआ, हाई डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, दूसरा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग ऑफ अ कॉर्पस टू बूस्ट आर&डी। छत्तीसगढ़ का बेसिक बात हुआ, उसके बाद पीएम किसान 3 करोड़ विमेन फार्मर्स, 6,000 रुपया, और एक पीएम की ई मित्र, किसान ई मित्र स्कीम है, एक पोर्टल है जहां पर आप ग्रीवांसेस एड्रेस कर सकते हो। पीएम विश्वकर्मा, वो एक तरह से सर्टिफिकेट हैंडल करता है फॉर द स्किल अपग्रेडेशन ऑफ द आर्टिशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो उनको स्किल मिले। ये ट्रेडिशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जीआई टैग मिल सकता है, प्रमोट कर सकते हैं उनका नो। तो फूड इन्फ्लेशन से भी डिस्कस हुआ एमपीसी में, फूड 5.6% के आसपास है। वाटर क्राइसिस भी डिस्कस, रीट एंड इन्वेट का रोल बढ़ना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड का रोल बढ़ना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू अभी कम है। बॉन्ड इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स के लिए एक सिंगल नेशनल ट्रेड पोर्टल होना चाहिए जो अप्रूव कर सकते हैं, कंप्लायंट कर सकते हैं फॉर द इफेक्टिव एमएसएमई एक्सपोर्ट, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ड्राइव करते हैं इंडियन इकोनॉमी। 38% अकाउंट फॉर 45% ऑफ एक्सपोर्ट, और 10 करोड़ पीपल आर एम्प्लॉयड इन इट। दूसरा, $340 बिलियन का वो एक्सपोर्ट मार्केट है, कंपीट कर सकते हैं। बैंगलोर ड्रीम से रिलेटेड की वर्ड, वाटर सेंसर, मॉनिटरिंग, वाटर लिटरेसी, वाटर हार्वेस्टिंग, और मैसेजिंग, वाटर कंजर्वेशन अलर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। देन चिप इंडस्ट्री में सना सानद, और दूसरे हैं धोलेरा प्लांट, 1,26,000 करोड़, रोल ऑफ टाटा। उत्तराखंड में की वर्ड, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर बोथ बॉर्डर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रो, स्पिरिचुअल टूरिज्म और होम स्टे प्रमोट कर सकते हैं। यूपी में बात की तो इतना इंटरनेशनल फिल्म सिटी, उसके बाद फिर गाजियाबाद तो आरआरटीएस और डिफेंस कॉरिडोर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट एक्सेट्रा। तो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू। ड्यू टू सरकार।